हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी सेंटर। और क्या हाल चाल, पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है सब? अरे हाँ भैया, बताओ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? हाँ, देखो पढ़ाई होना भी चाहिए यार। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि देखो, ट्वेल्थ है तो पढ़ना है भी, है ना। और हम लोग देखो क्या हुआ था कि हम लोग एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए थे जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड था, और जो भी कुछ बेसिक चीज़ें था वो हम लोग कर लिए थे, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, और लेक्चर 2 में हम लोग क्या देखेंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या देखेंगे? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। अगर एक बार अगर तुम लोग जाओ यूट्यूब पे देखो, सर्च मारोगे तो जितने भी फिजिकल के लॉ है उसमें तुम्हारा हेनरीज लॉ हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया, ये सब मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं तो उसमें तुम्हारा फिर से हम लोग का आएगा। लेकिन अगर तुम्हें जैसे भी लॉ पढ़ना, राउल्ट्स लॉ से पढ़ना है या फिर हेनरीज लॉ से पढ़ना है, ठीक है, या फिर तुम्हें क्या पढ़ना है, कोई भी मतलब जैसे कि तुम्हारा राउल्ट्स लॉ हो गया, फराडे लॉ हो गया, अगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लॉ पढ़ना है, ठीक है, तो क्या करो तुम, जाओ सर्च मारो ऑल फिजिकल केमिस्ट्री लॉ। तुम्हें सारे के सारे लाइन वाइज लाइन आ जाएंगे, और उस पर क्या होगा, हर एक लॉ पे तुम्हारा न्यूमेरिकल जो होता है वो न्यूमेरिकल भी तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। देखो कहाँ गए, हाँ, देखो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है। एक जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने बताया था, फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी में हमारे पास कितने थे, 4 थे। नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, 4 क्या 3 थे। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट था, उसके बाद क्या था, प्रेशर था, फिर क्या था, टेम्परेचर था। अच्छा, वहीं पे मैंने बताया था ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिबिलिटी प्रिंसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉलिबिलिटी प्रिंसिपल। और सॉलिबिलिटी प्रिंसिपल का नाम क्या था कि लाइक ऑलवेज डिजॉल्व इन लाइक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोलर होगा वो पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर ऑलवेज डिजॉल्व इन नॉन पोलर। ध्यान समझो, पोलर ऑलवेज डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर ऑलवेज डिजॉल्व इन नॉन पोलर। क्लियर है ना? देखो मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। और जिसने नहीं देखा हुआ है लेक्चर, पहला लेक्चर जाके देख लो भैया, ठीक है ना। जिसने नहीं देखा जाके देखे लेक्चर। चलो आ जाओ, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करते हैं। एक देखो बेसिक चीज बात करते हैं थोड़ा सा। बस ये बताओ तुम लोग मुझे कि मान लो हमारे पास दो गैस है, ठीक है। मान लो एक O2 गैस है, ऑक्सीजन। हाँ, मान लेते हैं हमारे पास दो गैस है। एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस। और एक हमारे पास मान लो HCl गैस है। HCl एसिड भी होता है लेकिन उसका गैस भी तो बन जाएगा ना। हाँ, तो अब ये बताओ, अगर इन दोनों को मैं वाटर में डिजॉल्व करा तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में? ऑक्सीजन और HCl गैस के कंपैरिजन, अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये बताओ, ऑक्सीजन गैस वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा या हाइड्रोजन गैस? सही, जल्दी कमेंट करो, जल्दी बताओ जल्दी, ठीक है। हाँ, अब देखो, जिसने भी बता दिया बहुत बढ़िया। अब देख लो यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन गैस क्या है, नॉन पोलर है। क्या है बच्चा? नॉन पोलर। और जो HCl गैस है ये क्या है, पोलर है। ध्यान समझो, ऑक्सीजन गैस क्या है, नॉन पोलर, और HCl गैस क्या है, पोलर। अब ये बताओ, सॉलिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? यही ना कहता है कि पोलर ऑलवेज डिजॉल्व इन पोलर। तो ये बताओ, तो जब सॉलिबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, तो क्या होगा कि HCl गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। क्यों? बिकॉज HCl गैस इज पोलर इन नेचर। क्योंकि जो HCl गैस होता है वो क्या होता है, पोलर होता है, और ऑक्सीजन गैस क्या होता है, नॉन पोलर। इसी वजह से HCl गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा और ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगा, ठीक है। अब बात यह आती है कि सर ये पोलर नॉन पोलर क्या है कि नहीं? तो देखो, पोलर नॉन पोलर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट के टर्म में। किसके टर्म में? डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू। जिसकी म्यू की वैल्यू 0 आ गया वो क्या होगा, नॉन पोलर। और जिसका म्यू, जो डाइपोल मोमेंट है, अगर वो 0 नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा,
पोलर आ जाएगा। ठीक है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू एल से हम लोग निकालते हैं। अब इसके ऊपर पोलर नॉन पोलर मान लो हम लोग कंपाउंड देख के भी बताते हैं, लेकिन अब उसका डिटेल तुम्हारा कहाँ पे है, क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग में है। कहाँ पे है, क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग में, तो वो सब उस समय देखा जाएगा, है कि नहीं। अब अगर जानना आया भी है तो भैया कमेंट करो कि हाँ सर हमको बता दीजिए क्या होता है, फिर देखा जाए, फिर बताएंगे ना, ऐसे कैसे बताएं बताओ। ठीक है, तो ये होता है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में, कुछ बेसिक चीजें था, इतना तो तुम लोग समझदार हो ही, अब नहीं हो तो भैया तुम लोग समझ लो फिर क्या हो। ठीक है, तो अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो फैक्टर अफेक्टिंग में पहला क्या आएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सबसे पहला फैक्टर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। सेकंड क्या आएगा, प्रेशर, और थर्ड क्या आएगा, टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है, ये तीन आएंगे, तीनों हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें देखो ये तो अभी पढ़ ही लिए हम लोग ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो अभी देख लिया हमने। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो पहला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे कि पोलर ऑलवेज डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर ऑलवेज डिजॉल्व इन नॉन पोलर। ठीक है, पोलर हमेशा कहां डिजॉल्व होगा, पोलर में, और नॉन पोलर हमेशा कहां डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में। ठीक है, अच्छा ये बताओ तुम लोग क्या हो, पोलर हो कि नॉन पोलर हो, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग क्या है, पोलर या नॉन पोलर, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो। देखो हम लोग क्या है, नॉन पोलर है, क्या है, नॉन पोलर। अब सोचो अगर पोलर होते तो क्या होता, पानी में गए नहाने, अब पता चला तुम गए पानी में नहाने, तुम्हारा कंकाल आएगा बाहर तैरते हुए, है कि नहीं, क्योंकि अगर हमारा बॉडी पोलर होगा तो क्या होगा, वाटर में जाके डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा बॉडी क्या है, नॉन पोलर है, क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट फैक्टर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, प्रेशर है, क्या है, प्रेशर। ठीक है, अब ये बताओ जरा सा, प्रेशर में बात करते हैं तो बेसिकली देखो तुम लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक पिया होगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब हो गया, या कार्बोनेटेड वाटर हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं कि CO2 गैस को बहुत प्रेशर देके फिल किए रहते हैं ना, फिर जैसे ही खोलेंगे सट से क्या होता है, प्रेशर फीज करके बाहर निकल जाएगा, होता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम गैस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो गैस क्या होगा, वाटर में उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। ध्यान समझो कि हम लोग गैस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो सॉल्यूशन में क्या होगा, या लिक्विड में क्या होगा, उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ऐसा कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी होगा गैस का लिक्विड में, वो क्या होगा, डायरेक्ट किससे प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर लिख दिया, गलती 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 को माफ, प्रेशर। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस क्या होगा, लिक्विड में उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं। अब देखो प्रेशर में ही तुम्हारा क्या आता है, हेनरीज लॉ आता है, क्या आता है, हेनरीज लॉ। देखो हेनरीज लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट का नाम यही है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जो सॉल्युबिलिटी होगा गैस का लिक्विड में, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन इट, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई सारे स्टेटमेंट है, बस समझना ये है कि हेनरीज लॉ का यही का नाम था कि हम जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, वाटर में या सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, देखो स्टेटमेंट वही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन।
जितना ज्यादा सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, उसमें डिजॉल्व होगा। तुम सोचो ना, देखो ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास 2 कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास आ गया ये वाटर आ गया, ठीक है, ये वाटर आ गया। अब होता क्या है समझो कि हमने क्या किया कि अब यहाँ पे ये सब क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल है। क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी हम वैसे ही कर देते हैं कि ये सब हो गए गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो बढ़िया। अब यहां से हम क्या करते हैं, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, पी एक्सटर्नल जिसे बोलते हैं। ऊपर से हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ, और ये पिस्टन है तो ये मूव करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। यहां पे भी मैं सेम चीज कर रहा हूं, यहां पे भी मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब बस मेरे को ये बताओ, मान लो कि मैंने यहां पे प्रेशर लगाया 100 एटीएम। कितना लगाया, 100 एटीएम, या 100 नहीं, मान लो यहां पे मैंने प्रेशर लगा दिया 10 एटीएम, ठीक है। और यहां पे मैंने प्रेशर लगाया मान लो 50 एटीएम, ठीक है। एक जगह मैंने प्रेशर 10 एटीएम लगाया और एक जगह कितना लगाया प्रेशर, 50 एटीएम। अब ये बताओ, जब यहां पे प्रेशर अप्लाई होगा 10 एटीएम और यहां पे होगा 50 एटीएम, कहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर ज्यादा है। जब यहां पे प्रेशर ज्यादा है तो ये गैसेस मॉलिक्यूल कहां आना, डिजॉल्व होना स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन में आएगा कि नहीं। तो यहां पे जो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होंगे डिजॉल्व, वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। और यहां पे क्या होगा, प्रेशर कम होने की वजह से कुछ फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। मतलब देखो, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड में लगातार बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट का नाम था इसका। एक और भी स्टेटमेंट है, देखो कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये कि वेपर फेज में जितना ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन में होगा। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसी वजह से हमारे पास फॉर्मूला आता है कि जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा क्या, कि जो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये मतलब ये है कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ध्यान समझो, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा वो, P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये हो जाएगा, ठीक है। के एच हमारा क्या है बच्चा, के एच है हमारा हेनरी कांस्टेंट, के एच क्या है हमारा, हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है। और याद रखना, डिफरेंट गैसेस के लिए के एच की वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। के एच के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा सॉल्युबिलिटी, जैसे प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है ना, वैसे के एच हेनरी कांस्टेंट के ऊपर भी क्या करता है हमारा, डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहां बात करते हैं, तो देखो समझो, यहां आप समझ लो, मैंने क्या बताया, फॉर्मूला क्या था पीछे हमारा, कि प्रेशर इक्वल टू क्या है, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये फॉर्मूला था, जिसमें के एच हमारा क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। याद रखना, के एच जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। हेनरी कांस्टेंट के एच की वैल्यू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे के एच की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास 3 गैसेस है, एक गैस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये गैस हो गया, और यहां पे मैंने इसकी के एच की वैल्यू दे दिया, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे दे दिया, इसका 0.2 है, इसका 0.5 है, और इसका 0.9 है। अब तुमसे बोल दे कि अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी,
ध्यान समझो, क्या बोलते हैं कि ये तीन ए बी सी गैस है, उसको क्या करो तुम, अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में। तो ये बताओ जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा ना। तो अब ये बताओ सबसे ज्यादा KH की वैल्यू किसका है, C का है, तो C की सॉल्युबिलिटी सबसे कम, और सबसे कम किसका है KH की वैल्यू, A का, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे जानते। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, A, फिर B और सबसे कम C का हो जाएगा। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़ा जाए, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहीं पे अगर ग्राफ की मैं बात करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा, मान लो यहां पे प्रेशर हो गया और यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो देखो क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है ना, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब ये जान लो कुछ इस तरीके से, ठीक। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले के साथ साथ एक चीज और समझो, हमें कई बार क्या होता है ना, जैसे कि जो मोल फ्रैक्शन एक तरीके से हमारा वो सॉल्युबिलिटी ही है, क्या है, सॉल्युबिलिटी है, लेकिन अब वो सॉल्युबिलिटी किसके टर्म में दिया हुआ वो मैटर करता है। जैसे वो सॉल्युबिलिटी तुम्हारा मोलैलिटी के टर्म में दिया हुआ है, या फिर तुम्हारा मोलैरिटी के टर्म में दिया है, या फिर स्ट्रेंथ के टर्म में दिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट प्रेशर हो, क्या हो, डिफरेंट प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी चेंज होगा, ठीक है। तो याद रखना, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस X1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस X2, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गैस वही सेम रहेगा, गैस चेंज होने वाला है नहीं तुम्हारा, ठीक है, गैस चेंज नहीं होने वाला है। तो अब देखो इसी वजह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, ठीक है। या छोड़ो इसको तुम, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे तुम लोग यहीं पे रहो बस। क्या होगा, P1 पे मोल फ्रैक्शन X1 होगा और P2 पे मोल फ्रैक्शन X2 होगा जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया। अब एक चीज और देख लो, अब इसी को हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया, अब इसी को हम लोग बात करेंगे इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी, इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इफ सॉल्युबिलिटी गिवन इन ग्राम पर लीटर, और सॉल्युबिलिटी किस में दिया हो, ग्राम पर लीटर में दिया हो, तब की मैं बात कर रहा हूं। उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 इक्वल टू S1 अपॉन S2। S1 S2 क्या है, सॉल्युबिलिटी एट प्रेशर P1 एंड एट प्रेशर P2, ठीक है। चलो बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ना, पक्का, आगे बढ़ा जाए, चलो सही, आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि H2S a toxic smell gas is used for qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molarity, स्मॉल m का मतलब क्या दिया है, मोलैरिटी, कैलकुलेट KH, हमें क्या निकालना है, KH निकालना है। ध्यान समझो, देखो मैं हर बार बोलता हूं तुम लोग को ना कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल दिया है तो पहले गिवन लिख लो और उसमें क्या क्या मिल सकता है वो सब लिख लो, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिया, मोलैलिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी कितना, 0.195 मोलल। अच्छा ये बताओ मोलैलिटी का मतलब क्या आता है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट, यही ना होता है, क्योंकि हमें देखो मोल फ्रैक्शन चाहिए ना, और मोल फ्रैक्शन के लिए हमें दोनों कंपोनेंट का मोल चाहिए, और H2S कहाँ पे डिजॉल्व है, वाटर में ही तो डिजॉल्व है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग यही लिख सकते हैं ना कि 0.195 मोल ऑफ H2S गैस प्रेजेंट इन 1000 kg वाटर, बोल सकते कि नहीं। तो अब इसका मतलब हुआ कि N ऑफ H2S कितना दिया है, 0.195, ठीक है।
और इसी तरह n ऑफ H2O निकाल लेंगे। तो हमें मोल का पता है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 1000, मोलर मास कितना होता है वाटर का 80, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55.55 मोल। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे H2S का। तो हमें पता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब कि मोल ऑफ H2S अपॉन मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ H2O, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और हमें ये देखो दोनों तो दिया ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो पुट करते हैं इस फॉर्मूले पे। तो देखो जब पुट करेंगे तो क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल टू, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S का कितना है 0.195, 0.195 डिवाइडेड बाई 0.195 प्लस 55.55। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन H2S का कितना आ जाएगा, सॉल्व करके बताओ जल्दी। तुम लोग सॉल्व करो, मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ, है कि नहीं, तो यूज कर ही सकते हैं। तो देखो अगर सॉल्व किया जाए, सॉल्व करके कमेंट कर दो आंसर जल्दी से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.195 प्लस 55.55, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.195 अपॉन 55.745। तो H2S इक्वल टू आ जाएगा 0.195 डिवाइडेड बाई 55.745। तो कितना मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.0034। इतना मोल फ्रैक्शन हमारा किसका आ जाएगा बच्चा, H2S का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, H2S गैस का। अब ये बताओ जब हमें मोल फ्रैक्शन मिल गया तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, और यही KH निकालना है ना हमें, पूछा क्या, देखो कैलकुलेट KH। अब बोला वो तो ठीक है, लेकिन दिक्कत एक और है हम लोग के पास कि हम लोग के पास प्रेशर नहीं है। देखो कहीं भी प्रेशर दिया है, नहीं दिया है। जब प्रेशर दिया ना तो ये प्रेशर पुट कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो देखो दिया हुआ है, बस तुम लोग अपने आंख में चश्मा लगाओ। क्या बोला है, H2S इन वाटर एट STP, STP पे डिजॉल्व हो रहा है ना। तो ये बताओ STP पे, ठीक है, जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 1 atm होता है। कितना होता है 1 atm। ठीक है, अगर mmHg में बात किया जाता है तो 760 होता है। ठीक है, तो STP पे प्रेशर कितना होगा 1 atm होगा। तो प्रेशर भी तो मिल गया ना, तो पुट कर लो यहाँ पे। तो KH इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन H2S कितना है 0.0034 अपॉन प्रेशर कितना है 1, तो KH कितना आ जाएगा 0.0034 atm। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। अब एक चीज और समझो, अब जरूरी तो है नहीं, अब क्या जरूरी नहीं है ये भी बात करते हैं, है ना। जरूरी नहीं, ये नहीं है कि तुम्हें हमेशा जो दे वो एटीएम में ही पूछेगा। जैसे हमारा क्या है एटीएम में आया ना, जरूरी नहीं कि तुमको जो आंसर दिया वो एटीएम में, या हो सकता है ये एमसीक्यू बना दे और एटीएम की जगह किस में दे दे, पास्कल में दे दे, है कि नहीं पॉसिबिलिटी। तो उसके लिए याद रखना, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं कि 1 एटीएम नियर इक्वल टू, जैसे एग्जैक्ट अगर बात किया जाए तो 1.0345 होता है, बट हम नियर बाय कितना लेके चलेंगे 10 के पावर 5 पास्कल। एक एटीएम में कितना पास्कल होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है। तो ये बताओ फिर KH कितना आ जाएगा, तो KH इक्वल टू 0.0034 इंटू 10 के पावर 5, या क्या लिख सकते हैं हम लोग 340 पास्कल। ये हो जाएगा, पास्कल में पूछा तो भी हो गया, एटीएम में पूछेगा तो भी हो जाएगा, और mmHg में पूछेगा तो भी हो जाएगा। तो 1 एटीएम की जगह क्या हो जाएगा, जो 1 एटीएम लिए वो 760 mmHg हो जाएगा। क्लियर सी बात, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, पक्का। आगे बढ़ा जाए, चलो बहुत बढ़िया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिल्कुल फॉर्मूले पे है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, समझो, फिर उसके बाद बताओ मुझे, कमेंट करो। क्या बोला है कि द सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर एट 300 केल्विन एंड 500 टॉर्क पार्शियल प्रेशर इज 0.01 ग्राम पर लीटर। ठीक है, 500 प्रेशर पे जो सॉलिबिलिटी है नाइट्रोजन गैस का वो कितना है, 0.01 ग्राम पर लीटर है। तो पूछा कि 750 टॉर्क प्रेशर पे सॉलिबिलिटी कितना होगा। अब देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना, ये वाला देखो, मेहनत करके तुम लोग को फॉर्मूला बताया ना कि इन टर्म ऑफ सॉलिबिलिटी, इफ सॉलिबिलिटी गिवन इन ग्राम पर लीटर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, P1/P2 इक्वल टू S1/S2। ठीक है, तो वही देखो यहाँ पे अप्लाई कर लो, काम खत्म हो जाएगा, तुम सस्ते में निपट जाओगे तुम लोग। देखो कैसे, तो मान लो प्रेशर P1 पे, P1 प्रेशर कितना 500 टॉर, तो उस समय सॉलिबिलिटी कितना है 0.01, ठीक है, ग्राम पर लीटर। ठीक है, P2 मतलब 750 प्रेशर पे सॉलिबिलिटी कितना होगा ये पूछा हुआ है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा भैया, क्या लगेगा, P1/P2 इक्वल टू S1/S2। S2 हमें निकालना, P1 P2 पुट करते हैं, P1 कितना है 500/750 इक्वल टू S1 कितना है 0.01 अपॉन S2। तो ये इससे चला गया, ये 3 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, तो S2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 0.01। तो S2 इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 1.5 इंटू 0.01, तो S2 इक्वल टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 तो इधर दो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.015। ठीक है, तो S2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.015, मतलब कि 750 प्रेशर पे सॉलिबिलिटी कितना होगा, 750 प्रेशर पे जो सॉलिबिलिटी होगा हमारा 0.015। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। क्लियर हुआ, पक्का, सही बताओ भैया, हुआ ना। ऐसा नहीं कि बाद में तकलीफ हो तुम्ही लोग को कि अरे सर कैसे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सब फिर कुछ नहीं चाहिए उस समय। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास है, देखो अभी फैक्टर अफेक्टिंग में ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया। फैक्टर अफेक्टिंग में नेक्स्ट हमारा क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर में देखो समझो जरा सा। ठीक है, टेम्परेचर में है क्या, जैसे मान लो कि ये हो गया एक हमारा कंटेनर, इसमें मैंने क्या रख दिया, वाटर, क्या रखा, वाटर रखा। ठीक है, पानी रख दिया। अब इसमें हमें क्या करना है कि इस गैस को, ये सब गैस है, ठीक है, इन सब गैसियस मॉलिक्यूल को इसमें डिजोल्व करना है। लेकिन मैंने एक काम किया कि मैंने इसको हीट कर दिया। क्या कर दिया, हीट कर दिया। अब देखो गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो पहले से बहुत ज्यादा होती है, अरे हाँ ना, होता है ना। तो अब ये बताओ जब इसको हीट करेंगे तो वाटर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी हीट हो जाएंगे, और जब ये गैसेस मॉलिक्यूल इसके पास आएंगे डिजोल्व होने के लिए, तो डिजोल्व होने की जगह इससे क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहां से क्या हो जाएंगे, कल्टी मार लेंगे, है कि नहीं। जो डिजोल्व होना चाहिए तो कहां हो जाएगा, निकल जाएगा वहां से। अच्छा देखो इसी वजह से तो क्वेश्चन एक बनता है ना कि व्हाई शुड एक्वेटिक एनिमल इजीली सर्वाइव इन विंटर सीजन एज कंपेयर टू समर सीजन, कि जो एक्वेटिक एनिमल है विंटर सीजन में आसानी से क्यों सर्वाइव कर जाते हैं और समर सीजन में क्यों नहीं कर पाते। तो रीजन देखो यही है ना कि समर गर्मी के समय में क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस लिक्विड में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ठंडी के समय में ऐसा होता नहीं है। और भैया अंदर जो भी एक्वेटिक एनिमल, जैसे हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए वैसे उन लोग को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि समर सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाता है, और विंटर सीजन में क्या होता है ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहता है। इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल क्या होता है कि विंटर सीजन में इजीली सर्वाइव करता है एज कंपेयर टू समर सीजन। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आ जाओ, तो फिर हमने क्या देखा, हमें यही पता चला कि जो टेम्परेचर है, ठीक है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, सॉल्युबिलिटी के। किसके है मेरे बच्चा, सॉल्युबिलिटी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी अपने आप घट जाएगी, वो सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा देखो यही पे एक चीज समझो, अगर दिमाग में कुछ घुसा होगा, खटका होगा, तो मैंने एक चीज और तो बताया था कि जो KH होता है वो भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है कि नहीं, ये भी तो मैंने बताया था ना। तो इन दोनों रिलेशन के बिहाफ पे हम तो इतना बोल ही सकते हैं ना कि जो KH होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के होगा। अरे हाँ ना भैया बोलो, बोल सकते हैं ना। तो ये चीज हो गया, मतलब सीधी सी बात हो गया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, हमें बस इतना याद होना चाहिए, उसके बाद जीवन चैन से बीतेगा। चलो देखो अब एक चीज और समझो। अब होता क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जो हेनरी कांस्टेंट KH है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखना जो KH होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इन सब के ऊपर वो डिपेंड करता है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर की बात क्या है, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन देखो क्या क्या है, अभी पढ़ भी लिया जाएगा। पहला लिमिटेशन है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूशन में या लिक्विड में वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये पहला लिमिटेशन है। अगर बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा तो हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होगा। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि जो हेनरीज लॉ वो अप्लाई होता है, जो अप्लीकेबल होता है वो कब होगा कि प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तब अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं अप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है कि जो गैस होना चाहिए ना वो इनर्ट होना चाहिए, गैस शुड बी इनर्ट, वो रिएक्टिव नहीं। अब पता चला कि हम उसको सॉल्युबल करने जा रहे हैं वो वाटर से रिएक्ट कर गया, तो ऐसा नहीं, गैस क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, क्लियर है। तो देखो यही लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड शुड नॉट बी टू मच, ठीक है, टू मच नहीं होना चाहिए, टू मच का मतलब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है, हेनरीज लॉ इज अप्लीकेबल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हेनरीज लॉ कब अप्लीकेबल होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। उसका अच्छा एक दो ही पॉइंट दिया है, चलो तीसरा पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या था कि गैस शुड बी इनर्ट और नॉन रिएक्टिव। गैस क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए और नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो तो यहां पे देखो हमारा ये लेक्चर क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी या ऐसा कोई चीज है जो तुम्हें ना समझ में आया हो कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया, ये नहीं आया, जो भी चीजें है देखो कमेंट कर दो कि हाँ सर ये है, ये भी चीजें दिक्कत है, तो वो सब देखो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक बताओगे नहीं तब तक हमको पता कैसे चलेगा। अब तुम सामने तो हो नहीं मेरे कि हाँ चलो तुम्हारा फेस देख के हम पता कर लेते हैं कि हाँ इसको समझ में नहीं आया, बट भैया तुम तो ऑनलाइन देख रहे हो ना, तो कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ तुम्हें ये तकलीफ है, तो हम उसका समाधान दे सकते हैं, है कि नहीं। अब बिना तकलीफ बताए हम समाधान कैसे करेंगे, कर पाएंगे नहीं ना, तो वही चीज है। तो चलो ठीक है, तो देखो आज का चैप्टर हमारा हो गया समाप्त। इस चैप्टर को आप लोग सॉरी करे चैप्टर, आज का लेक्चर हो गया खत्म हमारा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड लिक्विड पढ़ेंगे, लेकिन जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ है पहला लेक्चर भी देख ले, फिर दूसरा भी देख ले, जब लेक्चर नंबर 3 अपलोड होगा तो फिर लेक्चर नंबर 3 सीरियल वाइज चलेंगे हम लोग, सीरियल वाइज आप लोग का क्या होगा, चैप्टर खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेवा हम लोग आज यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिला जाएगा अगले लेक्चर में। चलिए बाय बाय।